अच्छा जी, ये जो कन्वीनियंसिंग, बेसिकली कन्वीनियंसिंग का मतलब है जो दो पार्टीज के दरमियान डीलिंग्स होती हैं, मुज़ाकरा तय पाते हैं, इनमें हम सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ने वाले हैं जी? जी क्या हुआ? ये कौन बोला है अभी? ये कन्वीनियंसिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राफ्ट एंड एग्रीमेंट टू सेल अ हाउस। हाउस के हवाले से भी हो सकता है, ये कमर्शियल प्लॉट के हवाले से भी एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। सिंपल मॉर्गेज निकालती है। अपनी साइड पे काइंडली आवाज़ म्यूट कर दें, किसी के फ़ैन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तीसरा है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इन अ कोर्ट केस। एन एग्रीमेंट टू रेफर एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन, अगर आर्बिट्रेशन को आप अपने डिस्प्यूट्स रेफर करना चाह रहे हैं उसके हवाले से एग्रीमेंट आ सकता है। ये कन्वीनियंसिंग क्या होती है, इस हवाले से सवाल आ सकता है। रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे डीड आ सकती है, डीड ऑफ एक्सचेंज आ सकती है, ये रेंट डीड आ सकती है। कमर्शियल प्लॉट के हवाले से भी आ सकती है और रेजिडेंस प्लेस के हवाले से भी आ सकती है। ठीक है, अच्छा ये सेल डीड 2 दफ़ा रिपीट हो गया। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी आ सकती है। और अच्छा, डीड ऑफ विल और डीड ऑफ यूज़ ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज। यूज़ ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज का मतलब ये होता है कि जब आप एक डेट आपने लिया है उसको सिक्योर करने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी के कागजात रखवा देते हो, या ये कह देते हो कि जितनी देर मेरा कर्ज अदा नहीं हो जाता तो आप इसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट मैंने भेजा है काइंडली स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का है, आप उसको खोल लें। स्पेशल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है कि जब अदालती कार्रवाई के लिए आप किसी को ऑथराइज करते हो, या फिर ये होता है कि कोई सर्टन स्पेसिफिक काम आप किसी से जा रहे हो, तो उसकी डीड का तरीक़ाकार पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो हम मुआहदा पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले क्या होगा, ऊपर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की आप दरमियान में हेडिंग देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप ऐलान करने लगे हैं, नो ऑल मैन बाय दीज प्रेजेंट, के जो भी लोग सामने मौजूद हैं उनकी प्रेजेंस में, डेड आए में जो भी है, अगर ये तो विडो की तैयार की थी, या आप सन ऑफ भी कर सकते हैं, जो भी पार्टी की डिस्क्रिप्शन है उसके लिहाज से, उसके CNIC नंबर दें, वो कहाँ पर रिजाइड करता है, रेजिडेंट ऑफ बीइंग प्लेंटिव। तो पहली जो पार्टी होगी वो प्लेंटिव होगी, अगर एक है तो प्लेंटिव होगी, ज़्यादा तो प्लेंटिव्स लिख सकते हैं। इन केस टाइटल, अब इनके दरमियान कोई दावा चल रहा है तो उसके लिए ये ऑथराइज कर रहा है किसी बंदे को, A वर्सेस B, अभी तो खैर हम यहीं पर ऐसे कर लेते हैं। डू हेयर बाय अपॉइंट, नॉमिनेट, कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑर्डेन, अपॉइंट कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं और उससे यहाँ पर तश्कील दिया जा रहा है एग्रीमेंट, एंड ऑर्डेन, और हुक्म दे रहे हैं किसको, जिस बंदे की डिस्क्रिप्शन होगी, CNIC नंबर होगा उसका, उसके बाद कहाँ रहता है, हाउस नंबर बताएंगे। टू बी, अब क्या करने लगे हैं, डिक्लेयर टू बी माई ट्रू एंड लॉफुल अटॉर्नी एंड ऑन आवर बिहाफ टू डू द फॉलोइंग एक्ट्स, डीड्स, थिंग्स एंड मैटर्स इन कनेक्शन विद आवर लीगल अफेयर्स इन एनी कोर्ट, और जो भी मामलात हैं कानूनी कार्रवाई के हवाले से वो हमारे बिहाफ पे करेगा। अब जो टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करके दिए हैं, आपका पावर ऑफ जो स्पेशल अटॉर्नी ये सारे काम करेगा। पहली बात, टू फाइल अ पावर ऑफ अटॉर्नी ऑन माई बिहाफ एंड टू परसू द सेट सूट, टू मेक स्टेटमेंट ऑन माई बिहाफ इन कनेक्शन विद एनी लीगल अफेयर्स। पहली बात क्या है कि वकालतनामा मतलब कि फ़ाइल करेगा और केस को देखेगा, मेरे बिहाफ पे जवाब देगा, स्टेटमेंट देगा, जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही होगी। टू इंगेज और अपॉइंट एनी लीगल प्रैक्टिशनर टू कंडक्ट दी सेट सूट केस और परसू एंड कंडक्ट दी सेट केस हिमसेल्फ पर्सनली इन द कंसर्न कोर्ट। अब क्या कर सकता है, आगे से कोई वकील को अपॉइंट कर सकता है जो उस केस की प्रोसीडिंग को देखेगा। ठीक है, बजाते खुद भी वो देख सकता है। ठीक है, ऑथराइज भी कर सकता है किसी को। टू साइन, वेरीफाई एंड फाइल अ सूट, या फिर रिटर्न स्टेटमेंट, to make and file compromise on my behalf, to produce or summon documentary evidence, to deposit or receive any money for the purpose of any proceeding, to file an application for execution of decree or order passed in the said suit, or to sign and verify such application। application file करनी है डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, उनको साइन और वेरीफाई ये बंदा कर सकता है। to receive any money due to me under such decree or order and to certify payment to the court। 10, to appear for inspection and inspect documents and records, to obtain copies of documents and papers, to generally to do all other lawful acts in court on my behalf। दिस स्पेशल ऑफ अटॉर्नी इज़ रिवोकेबल एट माई इंस्टांस, मतलब कि मैं इसे रिवोक करने का भी इख्तियार रखता हूँ। अच्छा, आगे क्या कहा है, एंड आई हेयर बाय एग्री
that all acts, deeds and things lawfully done by our said attorney shall be construed as, समझी जाएंगी, as acts, deeds and things done by me, and I undertake to ratify, ratify का मतलब होता है approval देना, and to ratify and confirm all and whatsoever that my said attorney shall lawfully do or cause to be done for me by virtue of the power hereby given to him. I have signed this attorney at, जहाँ का होगा वहाँ का आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, और जो तारीख होगी वो यहाँ पर आपने डाल देनी है। एग्जीक्यूटेंट जो ये इशू करके दे रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी को, उसका नाम होगा, सीएनएसी नंबर होगा, 2 गवाहान की मौजूदगी ज़रूरी, उनके नाम लिखे होंगे और सीएनएसी की डिटेल्स लाजमी गिवन होंगी। ठीक हो गया। ये है स्पेशल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। काइंडली आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वाला डॉक्यूमेंट खोल लें, इसके बाद मैं आपके फिर जो भी क्वेश्चन है ना फिर लूँगी। फ़िलहाल अभी इसको खोलें, अभी कोई बोले ना काइंडली, आप बस यहाँ पर मैसेज कर दें ओपन का, मैं फिर आगे फर्दर चलती हूँ। ठीक है जी, ओपन का मैसेज कर दें, मैं फिर आगे चलती हूँ। जी ठीक है, फिर मैं आगे चल रही हूँ। अच्छा जी, अगली एग्रीमेंट है, डीड है, जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जनरली में होता है कि हर खासो आम उस बंदे से करवाए जाते हैं। तो ये जो जनरल और पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने इंतखाब की, ये रहता है बंदा बाहर, तो उसने अपने सेल सारी वाला डॉक्यूमेंट में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, देखो जनरल पावर ऑफ जनरल अटॉर्नी वाला नहीं है। मैंने अभी तो भेजा है, जरा चेक करो उसे। अच्छा एक कहाँ पर? मिनट ठहरे। ऊपर ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाके देखें। मैंने ही नहीं भेजा, सॉरी। एक गलत डॉक्यूमेंट आ गया था। ये लें, इसको खोलें काइंडली सारे। जी काइंडली ये खोलें डॉक्यूमेंट, फिर मैं आगे चलती हूँ। स्पीकर खोलने की ज़रूरत नहीं है, बंद रखें उसे, बहुत शोर आता है। बंद रखें उसको, ना कोई ओपन करें। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर खोल लिया सब ने तो ओपन का मैसेज कर दें ताकि मैं फर्दर आगे चलूँ। जब आप खोल लें तो काइंडली वो ओपन का मैसेज कर दें, मैं फिर आगे चलती हूँ। जी ठीक है, मैं आगे फिर अब शुरू कर रही हूँ। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशल का तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि स्पेसिफिकली वही काम दिया जाता है, लेकिन जनरल में हर खासो आम के लिए आपको ऑथराइज़ कर दिया जाता है। अब ये जो मैंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर सेलेक्ट की, इसमें यह है कि बंदा रहता है बाहर, तो उसने पाकिस्तान में कोई इसकी शॉप है, उसके हवाले से जो मामला देखने के लिए उसने किसी को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ते हैं कि बाय द वर्च्यू ऑफ दिस पावर ऑफ अटॉर्नी, या जो वर्ड्स लिखे हैं स्पेशल ऑफ अटॉर्नी में शुरू में, आप वो भी वर्ड्स लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। अच्छा आई, अब जो पहली पार्टी आई जो है सन ऑफ, कास्ट नंबर, कास्ट जो है, रेजिडेंट ऑफ, कहाँ पर रिजाइड कर रहा है उसकी डिटेल्स दे के, स्ट्रीट नंबर, होल्डर ऑफ पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर कोई भी एमी फर्जी सा लिख दीजिएगा, एंड CNAC नंबर, डू हेयर बाय नॉमिनेट अपॉइंट एंड कॉन्स्टिट्यूट माई क्लोज फ्रेंड डैश सन ऑफ डैश मुस्लिम अडल्ट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ, जहाँ का वो रहता है, एंड होल्डर ऑफ CNAC नंबर, एज माई लॉफुल अटॉर्नी इन द मैटर डैट आई एम ओनर इन पोजेशन ऑफ लैंड मयरिंग। अब वो कोई एक ज़मीन है जिसको वो पोजेस कर रहा है, उसकी मयरिंग आप 1 कनाल 2 मरला जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। शॉप नंबर है, शॉप नहीं पसंद तो यहाँ पर कोई हाउस नंबर लिख दें। फसला नंबर अपनी तरफ से लिख लें, कहाँ पर सिचुएटेड है ये भी आप अपनी तरफ से लिख दें। अब उसने काम क्या करना है, आगे से वो वजूहात बताते हुए आगे वो अपनी वो सारी क्लॉजेस को इसमें बता दिया, क्या है कि विच आई एम अनएबल टू मैनेज एंड लुक आफ्टर पर्सनली being in abroad, hence I am authorized my above said attorney to do the following acts and deeds on my behalf and on my part. अब क्या करना है इसने, to appear before the learned court of law and to give record statement on my behalf in connection with the succession certificate
हो सकता है उसने वरासती कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट का मामला है, वो उसको ऑथराइज किया टू सेल एंड एक्सचेंज ट्रांसफर फॉर बेटर मैनेजमेंट होल और पार्ट ऑफ माई प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू मी, to execute any agreement for sale, exchange, gift, or transfer in any lawful mode necessary to effectuate the aforesaid in all respect for its legal authenticity। मतलब जो भी कानूनी मामलात हैं, जो भी एग्रीमेंट्स करना है, ये सारे ज़रूरी जो काम हैं ये मेरा अटॉर्नी करेगा। टू रिसीव और एग्री टू रिसीव सेल कंसिडरेशन इन केस ऑफ सेल, टू रिसीव लैंड for land in case of exchange equivalent or as the situation permits allows in my benefits interest and or do all acts deeds beneficial to my property rights interest in case of transfer। सेल करनी है, एक्सचेंज करनी है, मेरे बेनिफिट्स के लिए जो काम करना है ये तमाम ये काम कर सकता है। to appear before competent authorities that is sub registrar, registrar, tehsildar, DRO, DDRO or any other person or persons so authorized with lawful authority for registration of document या documents of sale and exchange or transfer by any other lawful mode recognized by law of the land that is mutation। अगर इंतकाल वगैरह का काम सारे मामला देखने तो ये मेरा अटॉर्नी पेश करेगा। to get entered mutation with revenue authorities and get it attested, sanctioned in due course of legal process and make such necessary statements before the authorities in writing or oral as the situation allows, demands effectuating the same with legal consequences। मोटेशन को अफेक्टिव बनाने के लिए रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को जो फाइल करना है ये मेरा अटॉर्नी करेगा। टू गेट द प्रॉपर्टी डिमार्केटेड, डिमार्केटेड का मतलब होता है जो हदबंदी लगाई जाती है, बाउंड्री लाइंस जो होती हैं। टू गेट द प्रॉपर्टी डिमार्केट, डी एलिनेटेड एंड और पार्टीशन if so needed and do any or all acts for completion of sale, to deliver possession or to take possession of the property sold, exchange and or for me or to me as the case may be। the said attorney shall also be entitled to prosecute, मुकदमा चला सकता है और defend any suit, complaint, application, proceeding, civil, criminal, review in any court, tribunal, forum or other authority in Pakistan for me आर अगेंस्ट मी इन रिस्पेक्ट ऑफ माई लैंडेड प्रॉपर्टी। मतलब जो कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है उसके हवाले से उसको डिफेंड भी कर सकता है, मुकदमा भी चला सकता है। अच्छा जी, आगे एंड द सेट अटॉर्नी शैल बी इंटाइटल्ड या फिर ऑथराइज टू इंगेज एन एडवोकेट प्लीडर and to pay the required fees and to do all or any of the acts deeds for just and proper contest या litigation from the trial court up to appellate or revisional court, forum, tribunal or all authorities as the case may be, and generally to do all or any of the lawful acts necessary for aforesaid purpose, I hereby agree that all acts, deeds and things lawfully done by my said attorney shall be construed as acts, deeds and things done by me, and undertake to ratify and confirm all whatsoever that my said attorney shall lawfully do and cause to be done for me by virtue of power hereby given। In the presence of the following witnesses, I hereby set my hand at dash, ये deed पे ये जो तारीख है वो मेंशन कर देंगे, एग्जीक्यूटेंट पासपोर्ट की डिटेल, कोई गवाह भी आप इसमें दो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम होती है, बस जहाँ पर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है तो अदालती कार्रवाई वो फिर ज़्यादा होती है जो काम आप ऑथराइज कर रहे हैं, ठीक है। जिनको क्लियर हो गया है वो यहाँ पर क्लियर लिख दें, जिनका सवाल है वो सिर्फ बोलेगा। मुबशर आपको कोई सवाल तो नहीं है? नहीं मिस, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मिस अच्छा, ये कन्विंसिंग को थोड़ा टफ देखा है। इतना भी नहीं, बस फॉर्मेट को समझना है, पहली दफ़ा कर रहे हैं इसलिए लग रहा होगा, फिर आप उसकी वर्डिंग और पे। मिस ये हाँ जी और मिस इसके अलावा कौन सा है ये, जी। हमें कन्विंसिंग का एक क्वेश्चन करना है ना कि दो करने हैं? नहीं नहीं, कन्वेंसिंग के आपने दो क्वेश्चंस करने हैं, एक इंग्लिश में करना है, एक उर्दू में करना है। मैं अभी आपको फिलहाल इंग्लिश में करवाऊंगी। उर्दू के लिए ना यहाँ पर जब ना तो मुझे टाइपिंग आती है और अगर ऐसे करवाने बैठी ना तो आपको समझ नहीं आना, तो वो उसके लिए मुझे भी टाइम चाहिए, या मैं किसी स्टैनो से कहूँगी कि उर्दू में मुझे पटिशन्स दें या मुझे लिख के भेजनी तो पड़ेंगी। हाँ जी मिस कोर्ट में भी हम उर्दू में जमा करवाते हैं? जी, आप उर्दू में भी करवा सकते हैं, इंग्लिश में भी करवा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। सही हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं, अब आप अपना म्यूट कर सकते हैं काइंडली। अच्छा जी, उसके बाद हम सेल डीड करने लगे हैं। काइंडली ये अपनी सेल डीड वाली खोल लें, ओपन का मैसेज कर दें ताकि मैं इसको करें। बशर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रा देखना गौर से, या आप इसके फॉर्मेट के फिर आदी हो जाओगे।
जी सबने ओपन कर लिया? जी ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। अब फर्स्ट करें कि आप कोई एग्रीमेंट करने लगे हैं सेल के हवाले से, आपने कोई जगह ख़रीदनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डीड में हमेशा याद रखें कि सबसे पहले पार्टीज़ की डिस्क्रिप्शन होती है, पार्टी नंबर 1 होता है पहले पैराग्राफ में, फिर पार्टी नंबर 2 होता है, ठीक है। फिर रीज़न जो होती है ना यहाँ प्रिसाइसली लिख के, फिर आगे आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन स्टार्ट करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद ये कहते हैं कि मैं गवाहान की मौजूदगी में, ये डीड मैंने इसको लिख लिया है, एग्जीक्यूटेंट और विटनेसेस की डिस्क्रिप्शन होती है। मेन फॉर्मेट में ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अब हम इसको सेल डीड को स्टार्ट करते हैं। दिस एग्रीमेंट इज़ मेड एट डैश ऑन दिस डैश, मतलब ये जो एग्रीमेंट है जिस जगह पे किया गया और जिस तारीख को किया गया वो करना है, बिटवीन किसके दरमियान हुआ है। पहली पार्टी की डिस्क्रिप्शन अगर 2 हैं 2 कर दें, वरना एक ही रहने दें। रेजिडेंट कहाँ पर वो रहते हैं और उनका CNAC नंबर क्या है, 2 हैं इसमें तो इसलिए 2 CNAC नंबर आपको अलग-अलग लिखने पड़ेंगे। और यहाँ पर वो क्या कहलाएंगे, हियर एंड आफ्टर रेफर्ड एज सेलर्स, which expression wherever required includes his legal heirs, administrators, executors, legal representatives, successors, nominee and assigns of the first part। तो जहाँ कहीं इसके कोई वारिसान है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, ये सारी की सारी टर्म सेलर्स में आएंगी और ये पहले पार्ट के पार्टीज होंगी, ठीक हो गया। एंड जिनके दरमियान है, अच्छा ये एंड इधर लिखा गया, ये काइंडली दरमियान में ही आपने लिखना है। अच्छा उसके बाद दूसरी जो पार्टी है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप लिखेंगे ब्रैकेट में, हियर एंड आफ्टर रेफर्ड एज परचेजर which expression whichever required includes his legal heirs, administrators, executors, legal representative, सक्सेसेस एंड साइंस ऑफ द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जब ये टर्म्स आएंगी इससे मुराद यहाँ पर क्या होगा, परचेजर होगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब छोटी सी डिटेल जो प्रॉपर्टी के हवाले से मुआहदा है, दैट द सेलर्स आर ओरिजिनल ओनर्स इन पोजेशन ऑफ हाउस मयरिंग। मयरिंग आप अपनी मर्जी से बेशक 2 कनाल लिख दो, हाउस नंबर कौन सा है, हियर एंड आफ्टर कॉल दी हाउस, यहाँ पर वो हाउस कहलाएगा। अगर कोई कमर्शियल प्लॉट है, शॉप है, वो भी आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी जिस तरह की आपको एग्रीमेंट आएगा। नंबर 2, मिस 10 दैट जी द लिख फर्स्ट सकते पार्टी। हैं? जी क्या लिख सकते हैं? आई एम सॉरी मिस, मैं क्या 10 जी लिख सकते हैं? रेंट डीड, सॉरी हाउस मुझे नंबर क्वेश्चन 10 जी आपसे लिख, जो मिस मर्जी लिख कंटिन्यू लो। करें आप, ये वैसे कोई सवाल कंटिन्यू करें पूछने आप। वाला नहीं था, मुझे समझ आ गई है। कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, पता नहीं 10G में रहता कौन है। That the first party has agreed to sell the above mentioned house and the second part has agreed to purchase the same with his free will। ठीक हो गया कि दोनों राजी हैं पार्टी इसके, एक बेचने को तैयार है और एक लेने को तैयार है। That the total consideration of above mentioned house has agreed between the parties worth of rupees। जितनी कंसिड्रेशन तय हुई है इधर अपनी मर्जी से लिख लो, उसकी हाफ भी आप यहाँ अपनी मर्जी से लिख दो, आधी जितनी पे कर दी गई है वो लिख दें। वॉज पेड थ्रू पे ऑर्डर, पे ऑर्डर के जरिए, चेक के जरिए दी गई, जिस भी तरीके से दी गई आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बैंक कौन सा है ये भी लिख सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहती है वो अपनी मर्जी से लिखते हैं और आगे ड्यूरेशन फिक्स कर दें। विल बी पेड विद इन 3 मंथ्स, चाहे 6 मंथ्स लिखो, जो मर्जी लिखो। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्टेंट सेल एग्रीमेंट, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपने उतने दौरानी में बाकी रिमेनिंग पे कर देनी है। अच्छा जी, दैट द फर्स्ट पार्टी फर्दर कॉविनेंट्स, कॉविनेंट्स का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। That the first party further covenant with the second party that have not entered into any agreement for sale, purchase, sharing of profits or lease of the above mentioned house with any other party, individual, firm, organization, and nor will he do so hereinafter। और साथ ये टर्म्स एंड कंडीशन भी स्पेसिफाई कर दी गई कि इस प्रॉपर्टी के हवाले से वो किसी के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं तय पाया, ठीक है। ना ही कोई कंपनी, ना किसी बंदे के साथ, ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ना ही ऐसा वो करेगा, मतलब अपने आप को वो रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस की सूरत में। डेट इन केस ऑफ बैकआउट ऑफ आइदर ऑफ द पार्टी, द अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट विल बी फॉरफिटेड बाय फर्स्ट पार्टी एंड इन केस ऑफ सेकंड पार्टी द फर्स्ट पार्टी विल पे बैक डबल द अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ रुपीज डैश। और साथ ये कहा गया कि अगर पार्टीज में से कोई बैकआउट कर देता है तो वो जो एडवांस पेमेंट है वो फर्स्ट पार्टी की तरफ से फॉरफिट कर ली जाएगी और अगर सेकंड पार्टी
एंड इन केस ऑफ सेकंड पार्टी द फर्स्ट पार्टी विल बैक, और अगर फर्स्ट पार्टी करता है ऐसा तो फिर क्या होता है कि डबल अमाउंट उससे पे करनी पड़ेगी एडवांस पेमेंट की, जितनी भी यहाँ पर तय पाएगी। या आप कोई किसी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई यहाँ पर टर्म कंडीशन डाल सकते हैं कि ये अगर इसने ऐसा ना किया तो उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे या पैसे जब्त कर लिए जाएंगे या लाजमी तौर पर उसने एग्जीक्यूट करना है, ये तो अपनी मर्जी से यहाँ पर आप क्लॉज डाल सकते हैं। फॉरफिटेड का मतलब होता है कब्जे में ले लेना, ठीक है। दैट द लीगल हेयर्स ऑफ बोथ द पार्टीज विल अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस एग्रीमेंट। अब दोनों पार्टीज के जो कानूनी वारिस हैं वो भी बाउंड है, उन्हें भी इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है। उसके बाद दैट द हाउस इज फ्री फ्रॉम द डिस्प्यूट्स ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग द ओनरशिप राइट्स एंड पार्टनरशिप। हर किस्म के तनाज़ों से ये घर जो है आज़ाद है, किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना ही ओनरशिप के हवाले से है ना ही पार्टनरशिप के हवाले से, या जो भी आप यहाँ एक्सेट्रा कर दें। दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट और हिज लीगल हेयर हैज़ नो कंसर्न with this house nor will they interfere in the ownership of the second part after receiving total consideration amount। और पूरी कंसिडरेशन की अमाउंट लेने के बाद कोई भी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं की जाएंगी सेलर की तरफ से। That if the first part in any case of default to transfer the above mentioned house to the second part, then all the responsibility will be at risk and cost of first part of this agreement seller and he will pay double the amount of advance payment। कहते हैं कि अगर फर्स्ट पार्ट की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो सारा रिस्क किसके पास है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर के ऊपर आती है और उसको डबल अमाउंट एडवांस पेमेंट की देनी पड़ेगी, या कोई आप अपनी मर्जी से इधर क्लॉज डाल सकते हैं। दैट द पार्टीज हैव सेट ऑन टू देयर रिस्पेक्टिव हैंड्स ऑन द डे मंथ ईयर। जिस भी तारीख को आप ये डीड करने लगे हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन हियर इन अबव इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, गवाहों की मौजूदगी में किया जा रहा है। दैट दिस एग्रीमेंट इज फुली रेड and understood by both the parties and shall deem to be executed at dash it witness in witness whereof both the parties have set their respective hands on this deed on the day month and year mentioned above। executants जो execute कर रहे हैं सेलर की डिटेल, फिर जो परचेजर की डिटेल करने के बाद गवाहान की विटनेस नंबर 1 विटनेस नंबर 2 कर दीजिएगा, ठीक है, उनकी CNAC कॉपी। अच्छा, आप इस फॉर्मेट को अगर समझ जाते हैं ना तो आपको पता है कि किरायादारी में भी आप अगर सेल की जगह ना यहाँ पर रेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो सेलर है यहाँ पर क्या बन जाएगा, लैंडलॉर्ड बन जाएगा। हाँ, और जिसको आप जिसको किराए पे दी जा रही है वो क्या यहाँ पर बन जाएगा, वो टेनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसी एग्रीमेंट को, इसी डीड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा ना इधर चेंज करनी पड़ेंगी टर्म्स एंड कंडीशन, फॉर्मेट यही यूज़ हो सकता है। ठीक हो गया? हाँ जी, सबको क्लियर है? अब यहाँ पर जो क्लियर वाले बच्चे हैं वो क्लियर कर दें, जिनका सवाल है अब वो बारी बारी पूछते हैं। जी मुबशर, आपको कुछ सवाल है? मैम जी हाँ हाँ। मैम ये वैसे जो सी